हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएचएसएल के 12 अप्रैल का इंग्लिश पेपर। ये पेपर आपके थर्ड शिफ्ट का है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है बायस। बायस का मतलब होता है पक्षपात। तो इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन है, प्रेजुडिस, स्टेज, प्रेस्टिज एंड फेयरनेस। प्रेजुडिस का सेम मीनिंग होता है, ये भी मतलब होता है बायस। ठीक है। प्रेजुडिस से मिलने जुलने वाला एक शब्द है SUBJUDIC, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रेजुडिस की तरह सबजुडिस नहीं है, ये सबजुडिसी है। सबजुडिसी। ठीक है। सबजुडिसी का क्या मतलब हो गया? मामला अगर कोर्ट में विचाराधीन। ठीक है। स्टेज का मतलब आपको मालूम ही होगा, मंच होता है। प्रेस्टीज का क्या मतलब होता है? सम्मान। इस रिलेटेड हम कुछ सिनोनिम्स जान लेते हैं। रेप्यूटेशन, स्टीम, स्टेचर। फेयरनेस का मतलब होता है निष्पक्षता। तो बायस का मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम क्या होगा? पक्षपात का उल्टा क्या होगा? निष्पक्षता, फेयरनेस। तो हमारा अगला सवाल है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखते हैं, समवन हु स्टडीज इलेक्शंस एंड वोटिंग स्टैटिस्टिक्स। यदि आप रेगुलरली न्यूज़पेपर और न्यूज देखते हैं यदि, तो आपने ये वर्ड बहुत ही बार सुना होगा, सेफोलॉजिस्ट। योगेंद्र यादव एज फॉर एग्जांपल इज अ सेफोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट मतलब होता है चुनावी विश्लेषक। हिंदी में से आप बोल सकते हो चुनावी विश्लेषक। वैसे तो विश्लेषक कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो ये चुनाव में विश्लेषण करते हैं उसे हम सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं, जबकि सिर्फ विश्लेषक एनालिस्ट कहलाएगा। ठीक है। मैथमेटिशियन, गणितज्ञ, और साइकोलॉजिस्ट, मनोविज्ञानी, जो आपके दिमाग की साइकोलॉजी पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम। मैंने पहले भी कहा है, अगर एडियम में यदि आपको इसकी मीनिंग आती हो तो बस आप मार्क करो, और नहीं आती है तो आप गेस मत करो बिल्कुल भी। तो ये बहुत ही कॉमन एडियम है, टू बी ऑल ईयर्स। टू बी ऑल ईयर्स मतलब क्या होता है? टू बी रेडी टू, और टू ईगर टू हियर समथिंग और लिसन अटेंटिवली। सो ईगर टू हियर समथिंग और लिसन अटेंटिवली। ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि से व्हाट यू वांट टू से, व्हाट यू वांट टू से, आई एम ऑल ईयर्स टू यू। आई एम ऑल ईयर्स टू यू, सॉरी। सो आपका करेक्ट आंसर होगा टू बी इंक्विजिटिव एंड क्यूरियस, नहीं। टू हैव एक्स्ट्रा लार्ज ईयर्स, ये भी नहीं होगा। टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. The project is tough and I can't be able to complete it by Monday. The project is tough is totally fine and I can't be able to. इस पार्ट में हमें कुछ गड़बड़ी दिख रही है। तो I can't be able to की बजाय हम अगर सिर्फ I can't complete लिख दें तो बिल्कुल एप्रोप्रिएट मीनिंग होगी, क्योंकि ये can't be able to यहाँ पे सुपरफ्लुअस है, ये सुपरफ्लुअस है, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, कांट बी एबल टू गिव्स यू अ सेंस ऑफ फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो इसलिए जो आपकी एरर होगी इस पार्ट में होगी, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज प्रोक्योर। प्रोक्योर, यू नो, प्रोक्योर मीन्स होता है टू ऑब्टेन या खरीदना, उपलब्ध कराना या करना। तो ये तो बिल्कुल सही वर्ड है, PROCURE, इसमें कोई
एरर नहीं है। द सेकेंड वन इज डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन की स्पेलिंग में नहीं होती है, DISTRACTION, ये आपकी स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग होती है डिस्ट्रैक्शन की। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब हम जैसा कि अब तक करते आए हैं डिस्ट्रैक्शन की मीनिंग जानेंगे। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है विकर्षण, ठीक है, समथिंग that takes your attention away from what you do। अच्छा, तो प्रोवोक का क्या मतलब होता है? उकसाना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स देख लें हम, जैसे कि हो गया अराउज और इंस्टिगेट, ठीक है। द लास्ट वन इज किंडल। किंडल ऐप भी है। किंडल का हिंदी मीनिंग होता है प्रज्वलित करना, ठीक है, प्रज्वलित करना, ठीक है। तो आप समझ ही पा रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इसका मतलब इसकी जो सिनोनिम्स होगी, इग्नाइट होगी, सेट फायर टू समथिंग, या आप इनफ्लेम भी कह सकते हो इसे। तो आपका राइट आंसर वैसे मैंने बताया ऑप्शन नंबर 2 होगा। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। तो हमें इसमें एरर ढूंढना है। वी विल डेफिनेटली विन द मैच, इट्स एब्सोल्युटली इन ऑर्डर बिकॉज आवर टीम हैज प्रिपेयर। इस पार्ट में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि ये जो आपका सेंटेंस है, ये आपका सेंटेंस है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या फॉर्म होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव और प्लस V3। यहां पे भी चीज है, आवर टीम हैज। तो प्रिपेयर, ये तो वी का फर्स्ट फॉर्म है, V1 है, तो हमें यहाँ पे क्या यूज करनी है? V3, यानी कि प्रिपेयर्ड यूज करना है। तो एरर किस पार्ट में है? जहां भी प्रिपेयर्ड होगा, तो यहाँ पे एरर होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। देखते हैं अपना अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। सेंटेंसेस और पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। पिछले सेट्स में बताया था आपको कि हम इसकी ओपनिंग क्लॉज ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो BACC, तो यानी कि आपके पास 3 ही पॉसिबिलिटी है ओपनिंग सेंटेंस होने की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिर्फ A, B और C को। तो पहली लाइन देखते हैं हम क्या है। द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर इज फार्मिंग। सो इस लाइन से हमें पता लगता है कि द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर मीन्स पालमपुर की चर्चा हो रही है, इस विलेज की चर्चा हो रही है। लेकिन पालमपुर, इस लाइन से पहले भी कुछ ना कुछ बात कही गई होगी पालमपुर के बारे में, और उसके बाद फिर इन्होंने बताया कि द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। तो ए आपका ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता है। देन कम्स बी एंड द ऑप्शन सी। देखते हैं क्या है। द पालमपुर विलेज हैज अराउंड 450 फैमिलीज विच बिलोंग टू अ डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड्स। ये अभी देखते हैं, अभी क्लियर नहीं हो रहा है। द नेबरिंग टाउन्स ऑफ द विलेज, इसका मतलब इस विलेज के जो भी नेबरिंग टाउन्स, किस विलेज के ये हमें नहीं पता है, इस सेंटेंस से नहीं पता चल रहा है। इसका मतलब सी जो है आपका ओपनिंग क्लॉज नहीं हो सकता है। इसका मतलब बी आपका ओपनिंग सेंटेंस होगा। जिसमें भी बी ओपनिंग सेंटेंस होगा वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सेल्डम डू वी फाइंड सो मेनी बर्ड्स नेस्टिंग ड्यूरिंग द सीजन। तो आप सेल्डम को पहले देख कर ये मैं सोच लेना कि ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है, ऐसा नहीं है। ये केस है आपका इन्वर्जन का। इन्वर्जन एक सेंटेंस कॉन्स्ट्रक्ट है जिसमें कि हम क्या करते हैं कि कोई भी एडवर्ब और नेगेटिव एडवर्ब को हम बिगनिंग में ला देते हैं, यानी कि उसे इन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि हम अगर लिखते हैं सेल्डम विजिट दिस प्लेस, दिस इज राइट सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन इन्वर्जन में हम क्या करते हैं, इस सेल्डन को हम पहले यूज कर देंगे और इस वी को बाद में यूज करेंगे। तो सेल्डम, सो सेल्डम तो लिख ही देंगे और वी भी लिख देंगे। लेकिन इस दरमियान हमें एक काम और करना पड़ेगा कि हम देखेंगे ये विजिट जो है प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे हम डू करेंगे यूज। तो सेल्डम डू वी विजिट दिस प्लेस, ठीक है, ऐसे यूज करेंगे। अगर यह सेंटेंस
मान लेते हैं पास्ट टेंस में होता है, यानी कि वी सेल्डम विजिटेड दिस प्लेस। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंट और ये हो गया पास्ट। तो ऐसे स्थिति में आप इसको अगर इन्वर्ट करना चाहेंगे तो मैंने बताया आपको सेल्डम हम पहले लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और वी यहां हम लिखेंगे। लेकिन चूंकि ये पास्ट टेंस में है तो सेल्डम डिड वी, पास्ट इंडेफिनिट है तो सेल्डम डिड लिखेंगे, और जब डिड लगाते हैं तो विजिटेड नहीं हो जाएगा, फिर ये विजिट ही रह जाएगा। तो सेल्डम डिड वी विजिट दिस प्लेस। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक इन्वर्जन का सिर्फ एक यूज है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी फॉर्म में यूज होता है। एक्चुअली देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ इन्वर्जन अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड, एंड दिस टॉपिक टू बी ऑनेस्ट नीड्स डिटेल्ड डिस्कशन। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन पे आते हैं। सेल्डम डू वी फाइंड, ये प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ डू लगा हुआ है, तो सेल्डम डू वी फाइंड इज परफेक्टली ओके, सो नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। तो वर्ड है आपका फ्रिटर। फ्रिटर का मतलब होता है बर्बाद करना, व्यर्थ करना। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था, इसके साथ साथ हम सिनोनिम्स जानेंगे। तो एक तो वेस्ट, कॉमन सा वर्ड है। वेस्ट के अलावा स्क्वैंडर, स्क्वैंडर मतलब भी होता है बर्बाद करना। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं कि ऑपोजिट मीनिंग वाली कौन सी वर्ड है। होर्ड का मतलब होता है जमाखोरी, जमा करना। ठीक है, आपने सुना भी होगा गवर्नमेंट होर्डिंग को चेक कर रही है ताकि किसी भी वस्तु की कीमत ज्यादा ना बढ़े। वेस्ट और स्पॉइल दोनों की एक ही मीनिंग है मेरे हिसाब से, और उसका मतलब होता है बर्बाद करना, व्यर्थ करना। ठीक है, इसमें स्प्रेड, स्प्रेड क्या होता है, या तो फैलना कह लो या फैलाना भी कह सकते हो आप। इसके सिनोनिम्स जान लेते हैं 3-4। एक तो हो गया एक्सपैंड, द वेरी कॉमन वर्ड एक्सपैंड, एंड हो सेकेंड वन इज प्रोलिफेरेट। ठीक है, मशरूम, 3 वर्ड काफी है। तो आपका आंसर जो होगा एंटोनिम, यानी कि फ्रिटर का उल्टा क्या होगा, बर्बाद करना का उल्टा जमा करना, यानी कि होर्ड आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स विल हेल्प द डैश अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ट्रेनिंग में जो भी भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिभागी या भाग लेने वाले या पार्टिसिपेंट्स ही कहते हैं ना। तो द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स विल हेल्प द पार्टिसिपेंट्स, दिस विल बी योर राइट आंसर। क्योंकि क्रिटिक्स का मतलब तो आपको पता होगा, क्रिटिक्स का मतलब होता है आलोचक। ठीक है, और पार्टिसिपेंट्स अभी बताया मैंने, प्रतिभागी। ठीक है, ट्रेनर्स क्या कहेंगे, प्रशिक्षक, और ऑर्गेनाइजर्स तो जानते होंगे आप, आयोजक। तो आपका राइट आंसर होगा पार्टिसिपेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। ठीक है, आपके पास वर्ड है बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है स्ट्रेंथन, मजबूत करना किसी चीज को। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था, मैं इसकी सिनोनिम्स बताऊंगा कुछ। इसके अलावा सिनोनिम्स है रीइंफोर्स, ठीक है, फोर्टिफाई, और BUTTRESS, बट्रेस। ठीक है, एक एग्जांपल से समझेंगे बोल्स्टर कैसे हम यूज करते हैं। आपको मैं बताता हूँ एग्जांपल, जैसे कि एडिशन ऑफ अ लेफ्ट हैंड seamer will bolster India's chances in English condition। ठीक है, अब इसके 4 ऑप्शंस क्या क्या आ रहे हैं आपके पास। डिस्करेज, डिस्करेज का क्या मतलब होता है, हतोत्साहित करना। ठीक है, हतोत्साहित करना। कुछ सिनोनिम्स जान लेते हैं हम। डिमोरलाइज, ठीक है, और डिसअपॉइंट, दिस टू कैन बी योर सिनोनिम्स फॉर डिस्करेज। स्ट्रेंथन का क्या मतलब होता है, स्ट्रेंथन मतलब सेम एज बोल्स्टर, जो भी बोल्स्टर की मीनिंग होती है वही स्ट्रेंथन होती है।
वीकेन, कमजोर करना। तो इससे संबंधित भी हम सिनोनिम्स जानेंगे जरूर। तो पहला ये इसमें कुछ अच्छे अच्छे सिनोनिम्स है। इनफीबल, फीबल मतलब होता है कमजोर, इनफीबल मतलब कमजोर बनाना। डेबिलिटेट, डेबिलिटेट, ठीक है। और इनकेपेसिटेट, इनकेपेसिटेट, ठीक है। एग्जॉस्ट, ये कुछ वर्ड्स हैं। और आपका लास्ट ऑप्शन है इम्बोल्डन। इम्बोल्डन का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, ठीक है, प्रोत्साहित करना। इससे संबंधित भी सिनोनिम्स जरूर जानेंगे हम। एनकरेज इज द वेरी कॉमन वन, एनकरेज, स्टिम्युलेट, ठीक है, और राउज, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ बोल्स्टर, स्ट्रेंथन, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस, गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस पे सवाल है आपका, सबसे इजी सवाल होता है ये। आप देखेंगे कि आपका जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। सेंट्रल टीम विजिटेड 8 विलेजेस, ठीक है, ये हो गया आपकी सब्जेक्ट, ठीक है। विजिटेड ये आपकी V2 हो गई, और बाकी चीजें जो भी है वो ऑब्जेक्ट और बाकी चीजें जो भी है, ठीक है। तो V2 है आपकी, तो अगर सब्जेक्ट V2 का मतलब ये हुआ कि ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट विच इज इन द फॉर्म ऑफ S प्लस V2 प्लस O। तो ये जब पैसिव वॉइस में होता है तो कैसे कन्वर्ट होता है, इसमें वॉज और वर्ड तो लगता ही है, और प्लस V2 ये आपका V2 ही रह जाता है, यानी कि वॉज वर्ड लग जाता है। अगर विजिटेड है तो वॉज विजिटेड और वर विजिटेड होगा। तो आपको बस ऐसे ही ऑप्शंस चेक करने हैं जिसमें कि वर और वॉज विजिटेड है, बाकी हम क्लियर हो जाएंगे कि वॉज लगना है या वर लगना है, ठीक है। तो देखते हैं, वॉज असिस्ट ये नहीं होगा, वर विजिटेड मे बी ये तो नहीं होगा, लेकिन विजिटेड हैड विजिटेड ये भी नहीं होगा, टीम असिस्ट ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आप सेंटेंस के बाकी पार्ट्स को पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यू हैव गॉट 4 वर्ड्स, क्लॉस्टर्ड, क्रिएटिविटी, मेलाइन एंड डोनेशंस। तो सबसे पहला शब्द जो इनकाउंटर हुआ हमारे पास वो हो गया क्लॉस्टर्ड। तो क्लॉस्टर जो होता है इसकी मीनिंग आप जान लो। क्लॉस्टर होता है इट्स अ कवर्ड वॉक, ठीक है, कवर्ड वॉक कह लो या ओपन गैलरी along the walls of the building। इसके सिनोनिम्स आप जान लो तब आप समझ जाओगे ये क्लस्टर होता क्या है। वॉक अवे, ठीक है, कॉरिडोर, आइल्स और आर्केड, ठीक है, ये 4 वर्ड्स हैं आपके, इसके सिनोनिम्स कहला सकते हैं। अब दूसरा शब्द है क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी की स्पेलिंग देखो क्या होती है, CREAT, क्रिएटिविटी, ये आपका सही स्पेलिंग है। यहाँ पे ये गलत दिया है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो क्रिएटिविटी ही होगा। अब आप क्रिएटिविटी की एक सिनोनिम्स जान लो, हिंदी में इसको पहले आप जान लो, रचनात्मकता होती है, रचनात्मकता, ठीक है, और वर्ड्स होंगे इनोवेशन, ठीक है, या इनजेन्युइटी, ठीक है, ये 2 वर्ड ध्यान रखो। मलाइन, मलाइन का मतलब होता है किसी के इमेज को या किसी के बारे में बुरा बोलना। तो मलाइन मीन्स टू स्पीक स्पाइटफुली अबाउट समवन, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, एक तो डिफेम, द वेरी कॉमन, डिफेम हो सकता है, स्लैंडर होगा, LIBEL, लिबल, स्मीयर वर्ड्स यूज नहीं करना है, और किसी के इमेज को विलिफाई करना, किसी के इमेज को मलाइन करना, मलाइन द इमेज और रेप्यूटेशन ऑफ समवन, ठीक है। अब अंतिम वर्ड है आपका डोनेशन। डोनेशन का मतलब होता है दान, ठीक है, हिंदी में। इससे भी संबंधित वर्ड्स आप जान लो, चैरिटी कह सकते हो,
मतलब एग्जैक्ट सिनोनिम तो नहीं कहेंगे, लेकिन चैरिटी है, बेनेफेक्शन, ठीक है। और एक होता है, इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन होगी पता है आपको? इट्स नॉट लार्जेसी, इट्स लार्जेस। क्रिएटिविटी जो था वो इनकरेक्टली स्पेल्ड था, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, ठीक है। देखते हैं। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्राइंग टू से। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाह रहे हो। तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 2 में है। विच यू आर ट्राइंग टू से इज नॉट यूज्ड, और हु यू आर ट्राइंग टू से तो नहीं होगा। होम यू आर ट्राइंग टू से होता है, क्योंकि तुम किसे बताना चाह रहे हो, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ हु यू आर है तो ये भी गलत होगा, इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, राइट। डूइंग समथिंग ऑकवर्डली और इन अ क्लमसी मैनर। किसी चीज को आप क्लमसी या ऑकवर्ड तरीके से कर रहे हो तो उसे क्या कहते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। हैस्टनिंग का मतलब होता है टू बी वेरी क्विक, टू बी क्विक, ठीक है। तो आई डोंट थिंक दिस कैन बी योर आंसर, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो ही काट लो। देन कम्स फॉल्टरिंग, फंबलिंग एंड स्टम्बलिंग। तो फॉल्टरिंग देखते हैं। फॉल्टरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना, ठीक है। लड़खड़ाना कैसे? टू मूव इन अ वे दैट इज नॉट स्टेडी, ठीक है। और फंबल का क्या मतलब होता है? फंबल मतलब होता है टटोलना। किस तरीके से टटोलना वो भी बताता हूं मैं आपको। ट्राई टू फाइंड समथिंग, ट्राई टू फाइंड समथिंग विद हैंड, समथिंग with your hand in a nervous way और nervous manner। और स्टम्बलिंग क्या होता है? जब आप टहल रहे हो, जब चल रहे हो तो आपका पैर टकरा जाए किसी चीज से, तो वो स्टम्बलिंग कहलाता है। सो दैट इज टू हिट योर फुट अगेंस्ट समथिंग व्हाइल वॉकिंग, ठीक है। तो डूइंग समथिंग ऑकवर्डली इन अ क्लमसी मैनर, हैस्टनिंग तो नहीं होगा, फॉल्टरिंग भी नहीं होगा, तो फंबलिंग आपका राइट एप्रोप्रिएट वर्ड होगा एक्चुअली यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। आपको इस इडियम की मीनिंग बतानी है। कॉट रेड हैंडेड, इससे इजी सवाल आपको क्या दिया जा सकता है? कॉट रेड हैंडेड मीन्स रंगे हाथों पकड़ा जाना या पकड़ना, रंगे हाथों पकड़ा जाना, ठीक है। तो कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल इज योर राइट आंसर। आप इसे मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रैंडम का क्या मतलब होता है? रैंडम मतलब होता है कुछ भी जो आप बिना सोचे समझे कर लो, कोई प्लानिंग नहीं हो, तो दैट इज डन और हैपनिंग समथिंग, डन और हैपनिंग विदाउट मेथड और प्लान। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लान्ड, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि प्लान्ड तो रैंडम हो ही नहीं सकता है। देन कम्स रीजनेबल। रीजनेबल का क्या मतलब है? रीजनेबल होता है हिंदी में अगर जानो तो यथोचित, और एज मच एज इज एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट, ठीक है। इसकी सिनोनिम्स एक दो जान लो, रैशनल एंड लॉजिकल, दीज टू आर द सिनोनिम्स फॉर दिस वर्ड। डेफिनिट निश्चित, और फिर है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का भी मतलब होता है जो कि रैंडम का मतलब होता है, कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लो, यहाँ आप आर्बिट्री आर्बिट्रेरी लिख सकते हो, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सेंटेंसेस ऑफ ए पैराग्राफ्स आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, ठीक है। देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपका पहला मकसद क्या होगा? टू फाइंड ओपनिंग सेंटेंस, बी डी ए बी, यानी कि ए
बी और डी आपकी तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं ओपनिंग सेंटेंस की, ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग अ प्रिंटेड टेक्स्ट कम्स फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिंटेड वर्ड्स एंड वंस प्रायर नॉलेज ऑफ द वर्ड। ये अंडरस्टैंडिंग समथिंग, तो ये जो है ना, ये जो लाइन आप पढ़ोगे तो ये आपको पता चलेगा। और अगला पढ़ लो पहले, कॉम्प्रिहेंशन इज द ability or process of understanding something that is spoken or written। तो ये जो टॉपिक है डिस्कशन हो रही है कॉम्प्रिहेंशन पे डिस्कशन हो रही है, एंड आई फाइंड दिस लाइन टू बी अ कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। ये अंडरस्टैंडिंग, समझना, सुनना, ये सब जो कंपोनेंट है कॉम्प्रिहेंशन की, इसलिए ए आपका ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है, कॉम्प्रिहेंशन बता रहा है, कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी ऑफ और प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग दैट इज स्पोकन और रिटन। ये दो कीवर्ड्स हैं जिससे आप आगे बढ़ोगे। फिर बढ़ते हैं डी पे, इन एक्टिव रीडिंग रीडर्स थिंक अबाउट द रीडिंग एंड मेक कनेक्शंस एंड इन्फरेंसेस। ये भी मैंने आपको बताया, ये भी एक कंपोनेंट है ये कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। तो यानी पहले मेन कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताया जाएगा, फिर धीरे धीरे ये वर्ड्स इंट्रोड्यूस होंगे, तो ये भी आपका ओपनिंग वर्ड नहीं होगा। अब ये क्लियर है कि बी ही आपका ओपनिंग सेंटेंस होने जा रहा है, एंड विद बी यू हैव बी ए एंड बी डी, तो दिस कुड बी इधर ए और डी, राइट, बी ए डी, ठीक है। तो अब मैंने बताया कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी और प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग दैट इज स्पोकन और रिटन। दीज टू आर कीवर्ड्स, स्पोकन और रिटन। तो आने वाला जो भी सेंटेंस है वो या तो स्पोकन के बारे में डिस्कशन हो रही है या रिटन के बारे में। तो चेक करते हैं ए के साथ क्या है। अंडरस्टैंडिंग अ प्रिंटेड टेक्स्ट कम्स फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिंटेड वर्ड्स। प्रिंटेड वर्ड्स मीन्स समथिंग दैट इज रिटन, राइट। तो दिस कुड बी योर, क्योंकि ये रिटन के बारे में इसकी बात की जा रही है, तो ये आपका हो सकता है। फिर भी हम देख लेते हैं डी में क्या कहा जा रहा है। इन एक्टिव रीडिंग रीडर्स थिंक अबाउट द रीडिंग एंड मेक कनेक्शंस एंड इन्फरेंसेस। तो इसमें स्पोकन के बारे में कहीं नहीं बात नहीं हो रही है, बल्कि रीडिंग के बारे में बात हो रही है, रीडिंग के बारे में बात हो रही है। और हमें ढूंढना था स्पोकन और रिटन, रिटन यहाँ आ चुका है। इसका मतलब जो आपका सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस होगा वो बी फॉलोड बाय ए एंड देन जो भी है आगे आ रहा है, वो हमें देखने की जरूरत नहीं है, और हम सीधे इस ऑप्शन को मार्क करेंगे और आगे निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन अ रिपोर्टेड स्पीच। मीन्स ये नरेशन पे आपका सवाल है, ठीक है। तो नरेशन में दो तरह की स्पीच होती है, आपको पता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो ये जो आपका है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और बाकी रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। और आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस फॉर्म में है, ये है आपकी पास्ट इनडेफिनिट, ठीक है, पीआई। तो जब हम नरेशन अप्लाई करते हैं, यानी जब हम कन्वर्ट करते हैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये पीआई जो है पीआई में ही कन्वर्टेड होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आती रिपोर्टिंग वर्ब में। बट व्हेन इट कम्स टू रिपोर्टेड स्पीच विच मीन्स आर एस, तो रिपोर्टेड स्पीच आपकी किस टेंस में है, देखो, वेयर डिड द चिल्ड्रन। तो पहले तो हम ये बोल देंगे कि ये इंटरोगेटिव है, ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या है, वेयर डिड द चिल्ड्रन लीव, ठीक है। तो ये आपका है पास्ट इनडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इनडेफिनिट। और आपने पढ़ा होगा कि पास्ट इनडेफिनिट जो है वो कन्वर्ट होता है पास्ट का एक और पास्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो आपकी जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में होनी चाहिए वो पास्ट परफेक्ट में होनी चाहिए, यानी कि उसमें क्या लगा होगा, हैड V3, यानी कि वो उसमें क्या लगा होगा आपके पास, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होगा, राइट। तो हम अब ऑप्शंस चेक करते हैं। द स्पोर्ट्स कोच आस्क्ड द क्लास प्रीफेक्ट वेयर द चिल्ड्रन हैड लेफ्ट। हैड लेफ्ट इज समथिंग दैट वी वर लुकिंग फॉर, हैड V3, दिस कुड बी योर आंसर। हम आगे चेक करेंगे, अभी हमने पूरा सेंटेंस पढ़ा नहीं है। वेयर द चिल्ड्रन लीव द रिकॉर्ड, ये क्या है, ये तो बिल्कुल भी, ये तो प्रेजेंट में है, पीआई है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चिल्ड्रन लेफ्ट, ये क्या है आपकी पास्ट आई है, ये भी नहीं होगी। चिल्ड्रन आर लिविंग, ये तो क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक।
हैव यू चेक्ड इफ वी हैव डैश इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन। तो क्या तुमने चेक कर लिया है कि हमारे पास डैश इंफॉर्मेशन है उस लोकेशन के बारे में? क्या हो सकता है? सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है आपके पास उस लोकेशन के बारे में? क्या तुमने चेक कर लिया है? इनएडिक्वेट तो क्या होता है? इनएडिक्वेट का मतलब इनसफिशिएंट होता है, अपर्याप्त। ठीक है, अपर्याप्त। तो ये आपका एप्रोप्रिएट फिलर नहीं होगा यहाँ पे। प्रोफ्यूज का क्या मतलब होता है? प्रोफ्यूज का मतलब होता है, इससे संबंधित बहुत सारे सिनोनिम्स मिलेंगे। पहला है एम्पल, ठीक है, प्लेंटिफुल। ठीक है, प्लेंटिफुल का मतलब क्या हुआ? प्रचुर। प्रचुर और पर्याप्त दोनों में थोड़ा अंतर है। प्रचुर में बहुत ज्यादा होना और पर्याप्त कि जितना होना चाहिए उतना है। कोपियस, एबंडेंट, प्रोलिफिक। ठीक है, तो ये आपके सिनोनिम्स हो सकते हैं। अब अगला ऑप्शन आपके पास इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट का क्या मतलब होता है? अपर्याप्त। ठीक है, और सफिशिएंट तो सेम एज पर्याप्त। तो हैव यू चेक्ड इफ वी हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन? तो ये आपका राइट आंसर होगा, सफिशिएंट आप लगाओगे। अब आते हैं आप क्लोज टेस्ट पे। ये कॉम्प्रिहेंशन है, इसे पढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं, आप आराम से पढ़ो। इन द 19th सेंचुरी देयर वाज एन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ यूरोप में, मतलब क्या हुआ कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खुल रही होंगी, है, नए नए इंडस्ट्रीज खुल रहे होंगे। तो एज अ रिजल्ट मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट द डैश एंड वेंट टू वर्क इन बिग फैक्ट्रीज इन सिटीज। तो बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया क्या, और कहाँ चले गए? वो बड़ी सिटीज में जहाँ पे बिग फैक्ट्रीज है। तो बिग फैक्ट्रीज कहाँ नहीं होंगी? यानी कि ग्रामीण इलाकों में बिग फैक्ट्रीज नहीं होंगे, तो उन्होंने देहाती इलाकों को त्याग दिया होगा। तो हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या मौजूद है। ठीक है, ऑप्शंस है हमारे पास। कंट्रीज तो छोड़ेंगे नहीं, सिटीज भी नहीं छोड़ेंगे, फैक्ट्रीज भी नहीं छोड़ेंगे। कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण इलाके। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर पढ़ते हैं हम आगे। दे लेफ्ट द कंट्री साइड एंड वेंट टू वर्क इन बिग फैक्ट्रीज इन सिटीज। टुडे इट्स जस्ट द रिवर्स। अब उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है देखते हैं। इन सेवरल मेजर सिटीज पीपल हैव स्टार्टेड मूविंग आउट। अब सिटीज से लोग बाहर जाना शुरू कर दिए। तो सिटीज से बाहर जाए कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली गांव की तरफ भागेंगे। वाई, क्यों भागेंगे? क्योंकि दे वांट अ क्लीनर एंड डैश एनवायरनमेंट। क्लीनर मतलब साफ सुथरा, और ब्राइटर नो, डार्कर इन्वायरमेंट नहीं चाहिए। ग्रीनर जहाँ पे हरियाली हो, हरियाली वाली इन्वायरमेंट होनी चाहिए। यही आपका राइट आंसर होगा, वॉर्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप इसे मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी क्लोज टेस्ट का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23। दे वांट अ क्लीनर एंड ग्रीनर इन्वायरमेंट। उसके बाद क्या हुआ? देयर आर फ्यूअर जॉब्स इन हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्री में बहुत कम जॉब्स होती हैं, लाइक स्टील और पावर इंडस्ट्री जो है, ये हैवी इंडस्ट्रीज है, इसमें कम जॉब्स है। और फिर बता रहे हैं देयर आर मोर जॉब्स इन सर्विस इंडस्ट्रीज लाइक बैंकिंग, टूरिज्म एंड फूड डिलीवरी। तो इसका क्या मतलब होता है? इंस्टेड, क्लियरली, नेवरदलेस, ऑफ कोर्स। इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, तो ये कह रहा है, और क्लियरली तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नहीं होगा। नेवरदलेस इसके बावजूद, ऑफ कोर्स मिस बेशक। ठीक है, तो देयर फ्यूअर जॉब्स, हैवी इंडस्ट्री में बहुत कम जॉब्स हैं, बजाय देयर आर मोर जॉब्स इन सर्विस इंडस्ट्रीज लाइक बैंकिंग, टूरिज्म एंड फूड डिलीवरी। तो इंस्टेड देयर आर मोर जॉब्स यहाँ पे होगा। तो आपका आपका अप्रोप्रिएट फिलर यहाँ पे होगा इंस्टेड। तो इस आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24। बिसाइड्स, इसके अलावा, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस हैव मेड इट इजियर फॉर पीपल टू डैश टू वर्क और इवन वर्क फ्रॉम होम। तो जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट है और कम्युनिकेशन है, इसने क्या इजी कर दिया, अपने वर्क प्लेस में जाने आने में आसानी होने लगी। ठीक है, तो इसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड क्या कैलकुलेट होगा? कैलकुलेट और कंप्यूट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है गणना करना। ठीक है, कम्युनिकेट मतलब होता है संवाद करना। ठीक है, तो कम्युनिकेट का एक आप सिनोनिम जान लो, यहाँ पे बहुत अच्छा सिनोनिम है, LIAISE। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है लिएज होती है। ठीक है, और कभी कभार
CGL में या CHSL में, SSC के पेपर्स में ये मिस स्पेल्ड वर्ड के रूप में आता है। कौन सा वर्ड आता है? LIAISON। ये होता है लिएजन ऑफिसर। अगला ऑप्शन आपके पास कम्यूट। कम्यूट का क्या मतलब होता है? ये कम्यूट का मतलब होता है कि आप अपने वर्क प्लेस से ऑफिस तक टू एंड फ्रो ट्रैवल करो। तो टू ट्रैवल फ्रॉम होम टू वर्क प्लेस। ठीक है, लिख दो पूरा, वर्क प्लेस। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कम्यूट करना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, बिसाइड्स मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस हैव मेड इट इजियर फॉर पीपल टू कम्यूट टू वर्क और इवन वर्क फ्रॉम होम। तो ये ठीक है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब हमारा आखिरी सवाल है इस क्लोज टेस्ट का। अब क्या हो रहा है? रिजल्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द 21st सेंचुरी विल बी स्प्रेड सिटीज। मतलब cities are growing fast but dash away from city centers and people are choosing to live 40, 50 और 60 kilometers away। तो इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का रिजल्ट होगा स्प्रेड सिटीज, यानी कि अगर यहाँ पे सिटी है तो वो स्प्रेड करेगा। पहले यहाँ पे सिटी था तो अब और स्प्रेड करेगा। स्प्रेड जब करेगा तो वो कैसे स्प्रेड करेगा? और फैलेगा, फिर अपनी जो परिधि है उसके अराउंड फैलेगा, यानी कि ये बाहर की दिशा में फैलेगा। तो यानी कि ये आउटवर्ड फैलेगा, राइट। तो इसी बात की चर्चा की जा रही है। इट विल ग्रो फास्ट बट आउटवर्ड अवे। ठीक है, तो आउटवर्ड आपका राइट आंसर होगा। इनवर्ड्स तो नहीं फैल सकता है, अपवर्ड्स तो बिल्कुल नहीं फैलेगा, एंड डाउनवर्ड्स भी बिल्कुल नहीं फैलेगा। तो आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द सिटी सेंटर। ये अगर सिटी सेंटर है, आपको मान लो ये कनॉट प्लेस है दिल्ली का, तो इस सिटी का जो सेंटर है उससे वो बाहर की तरफ फैलेगा। आशा है कि आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। आप बने रहिए इस चैनल पे, हम CHSL, CGL हर तरह के एग्जामिनेशन के सारे सेट्स आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।